हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्च जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें इस समय हम लोग सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि घटना चक्र की बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो घटना चक्र की बुक को जरूर पढ़ के जाएं, ताकि उस एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए हम अपने कंटेंट्स को, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से ही निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ किया गया था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति तो दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ध्यान रखिएगा, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था वह 1909 के माल्य मिंटो सुधार के अधिनियम से दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, माल्य मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। माल्य मिंटो सुधार 1909 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। और कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, और माल्य मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट से की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से की गई थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। किस एक्ट से किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और
आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। जबकि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? अभी हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। ठीक, संघीय न्यायालय। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही होगा। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम से। और क्या हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम से? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक, मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, यह इसमें नहीं हुआ था, यह 1909 इस अधिनियम से हुआ था। ठीक, आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैमसफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया। वो दो श्रेणियां कौन सी थी? पहला आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। और 1919 के अधिनियम में व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। इसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। ठीक, यहाँ पे कैबिनेट मिशन की बात आई थी, तो ये भी याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था, और इसके 3 सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, वो कौन कौन से थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह
प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ठीक है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद जिसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष थी। ठीक। इस अधिनियम के धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा जिसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष थी कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 जो कि 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे तथा फिर 145 जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। कौन मनोनीत करता था? तो गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कहां पर? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? इसका हमारा सही आंसर है सी। 1919 का जो एक्ट था यह केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है 1919 कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। सभी महिलाओं की बात किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी केवल 2। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, यह सही है और पहला गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए नहीं। ये सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो इस प्रकार हमारा कथन एक सही नहीं था, उसमें सभी महिलाओं के बारे में बात की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार हमारा कथन 2 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारे पास, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ये 1 और 2 दोनों सही हैं हमारे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था और दूसरा भी हमारा सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में यानी 1854 में लंदन में, ध्यान रखिएगा, लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले कहाँ हुई? पहले इलाहाबाद में, फिर बाद में दिल्ली में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कब हुई? पहले इलाहाबाद में हुई, फिर बाद में दिल्ली में।
1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937 या 1945? और ऑप्शन डी, इसमें 3 ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1926, 1937 और 1945। इसमें से बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी, 1945 और 1926, ये दोनों ही सही हैं, यानी कि ए और सी। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? ये बताना है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और साथ ही अखिल भारतीय महासंघ की भी स्थापना की गई थी। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका सही आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। यह संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, जो माल्य मिंटो सुधार अधिनियम था 1909, इसमें क्या हुआ था? मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, आपने पढ़ा था। ठीक, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ
का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो एकदम सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये देखिए ये गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह भी सही है, ये भी सही है। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, यह भी सही है। क्योंकि इसमें नहीं वाला ऑप्शन पूछा है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दी थी। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, ठीक। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा क्या हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया था और ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, ये बताना है। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियां थी वह गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, यह ध्यान रखिएगा। 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यह बताना है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। यह सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 1935 से ही अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी, आरबीआई की भी स्थापना हुई थी और संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी।
संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 यानी 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 यानी 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 यानी 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों यानी प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों यानी 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ध्यान रखिएगा, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों जिसमें 9 महिलाएं थीं ने हिस्सा लिया। यह ध्यान रखिएगा कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कुल सदस्य थे 207, महिलाएं थी 9। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये काफी पूछा जाता है कि 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यह भी ध्यान रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह भी काफी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। यह भी काफी पूछा जाता है कि
संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन कुल 135 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितने लोगों के द्वारा, कितने सदस्यों के द्वारा किया गया था? 284 सदस्यों के द्वारा किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बेनीगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यह भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। यह 15 महिला सदस्य थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक, इनके स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। ठीक, इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछे तो किसने किया था? MN रॉय ने किया था। MN रॉय। पार्टी, अगर पार्टी के बारे में पूछे तो स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था और MN रॉय ने भी 1934 में ही किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 19 मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? A. MN रॉय ने। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन। आंसर C, क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही आंसर है B, 10 लाख व्यक्ति।
क्योंकि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके सदस्यों के बारे में पूछा जाता था। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, लिख लीजिए स्टैफोर्ड क्रिप्स, केथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पेथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, विलियम हुड ये नहीं थे। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है ए, ये सही हो जाएगा। इसमें नहीं के बारे में पूछा है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो विलियम वुड नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पेथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, और थर्ड है हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? कार्यपालिका के जो उप सभापति थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। इसका कारण है वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन सी यानी कथन सही है पर कारण गलत है। यानी कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या तो समान होनी थी, लेकिन इसका ये जो कारण बताया गया है वो गलत है। इसका रीजन देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लिलितगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे।
जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबल योजना का उद्देश्य क्या था? वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। यह ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। संविधान सभा के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य था। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसका सही आंसर कौन सा होगा? वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? सी, ऑप्शन सी। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह सही है, और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह सही है। बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं, यानी इसका आंसर ए और डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें गलत कथन कौन सा है ये बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये तो सही है, लेकिन हमें तो गलत बताना था। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है और हमें गलत कथन ही बताना था, तो ये सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह भी ध्यान रखिएगा कि सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। इसका सही आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका आंसर सी है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ था, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा हुआ था? ऑप्शन डी है प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अगर उपाध्यक्ष पूछे तो फ्रैंक एंथोनी, और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी उपाध्यक्ष कौन था? H.C. मुखर्जी। ये स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति अथवा उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। और इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 19 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 27, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसमें यह बताना है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा के? 12, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार कौन सा हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 12। इसमें 11 तो नहीं थे ऑप्शन, इसलिए हमारा 12वां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसमें बताइए कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि कौन सी है? ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, इन सभी ऑप्शंस को मिलाना है। देखिए, जो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वह कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य यह कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णामाचारी करने वाले ये थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किया गया था? ये बताना है बी.एन. राव, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार
नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ये ध्यान रखिएगा, कितने अनुच्छेद? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये जो तृतीय वाचन था वह 17 नवंबर 1949 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ये नहीं है, तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। ठीक, और अंतिम संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो हम क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, अभी पढ़ा हमने। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1933 में हुआ था में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में, जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था, को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये बताना है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। इसकी डेट बतानी है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, वो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के ऊना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ऊना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर विकल्प बी सही है। फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये डेट बतानी है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 को हुआ था। जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1956। हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसमें कौन सही है ये बताना है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें ये बताना है। ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो किसने की थी? वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आजाद ने, ऑप्शन सी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह कथन कहा प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है, ये बताना है। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है, ऑप्शन डी। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ऑप्शन ए, ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। किसमें? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो इसका सही आंसर है ए, 15। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। समिति है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष एबी ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर और राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे।
के प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें कौन कौन से सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान शामिल थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति, संघीय शक्तियों संबंधी उप समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक के एससी मुखर्जी, और संघीय शक्तियों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें संविधान सभा समिति दी हुई है और इसके अध्यक्ष दिए हैं, उनमें हमें मिलाना है। तो जो मूल अधिकार के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार संविधान सभा समिति के कौन थे? सरदार पटेल। कार्य संचालन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। संचालन, ये जो है कार्य संचालन, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर तो इसमें दिया नहीं हुआ है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन इसमें नहीं था। मूल अधिकार इसके अध्यक्ष सरदार पटेल, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें बताना है कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन बी, 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडु लेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे और ये कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे ये बताना है हमें। एन गोपाल स्वामी, ये सही है।
जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के सदस्य थे? नहीं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे। सरदार पटेल ये नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड यानी सी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर भीम आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का जो गठन था वो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीम आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। और दूसरा था एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीम आर अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका कौन सा उत्तर होगा? बी। आचार्य जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संविधान का स्रोत। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परम अधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है ये बताना है। ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, उद्देशिका का विचार अगर पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और अगर भाषा पूछे तो
भाषा पूछे, उद्देशिका की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ये बताना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? संविधान जो है वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया? तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किससे ली गई है? अभी हमने पढ़ा था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है या केवल यूके में है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? का सही आंसर है डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? इसका सही आंसर है बी, कनाडा। देखिए, इसके अलावा कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और इसके साथ ही क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के साथ ही उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। किसके? कनाडा के संविधान से। और यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों की संघ की संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया है? सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, इसमें यह बताना है। इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही क्या क्या लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किससे उद्धृत की है, ये बताना है। अभी हमने पढ़ा था कि भारत ने समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया था, तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन लिया गया था। किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 368 में, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जापान के संविधान से क्या लिया गया है, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। इस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निर्माण में योगदान है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निर्माण में किसका योगदान है, आयरलैंड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसका सही आंसर क्या होगा, ए, आयरिश गणतंत्र। देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमको मिलान करना है भारत के संविधान के लक्षण और वे किस देश से ग्रहित हैं, यानी किस देश से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार हमारा कहां से लिया गया था, मूल अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। आपात उपबंध कहां से लिया गया था, बताइए, आपात उपबंध जो है हमारा जर्मनी से, और राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर होगा सी,
मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान और राजनीति के निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी मिलान करना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, यह तो सही है। राज्य के नीति निदेशक तो आयरलैंड से लिए गए थे, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ये गलत है। जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां थी ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई थी, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान ही करना है। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए हैं, इसमें बताना क्या है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। इसमें कौन सा सही उत्तर है उसको हमें बताना है। देखिए, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। कैसे? मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से, जबकि मंत्रिमंडलीय ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये मंत्रिमंडलीय सरकार। और केंद्र और राज्य संबंध ये कहां से लिए गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विधि का शासन ये कहां से लिया गया है, विधि का शासन जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है, सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ऑस्ट्रेलिया, जबकि विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, इसको ध्यान रखिएगा। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर बताना है हमें। इस क्वेश्चन को सही से देख लीजिए, उसके बाद इसका सही आंसर बताइए। देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। मूल अधिकार ये कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार की बात करें तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, इसका कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे ये पहला जो है, ये भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, यह भी सही है, और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है, लेकिन ये जो रीजन बताया गया है ये गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 23, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया? अभी हमने पढ़ा था अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की थ्योरी खत्म कंप्लीट होती है।